नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमपीजी के सीरीज में नेशनल पार्क, सेंचुरी तथा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संबंध जैव विविधता के संरक्षण से है और अब हमें ये समझना आवश्यक है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है और कैसे इसके प्रयास शुरू किए गए। देखिए, मनुष्यों ने या मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की संख्या लगातार कम होती गई और इसके चिंताजनक परिणाम आना शुरू हुए। तब जाकर 1970 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने अपने स्तर पर प्रयास किए तथा उनके प्रयासों से वैश्विक स्तर पर कई पर्यावरणीय संस्थाओं का गठन हुआ तथा प्रत्येक देशों ने अपने स्तर पर कुछ कानूनों को भी लागू किया और इन्हीं कानूनों के तहत भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया और उसी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। बहरहाल, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से संबंधित कुछ अन्य बातें भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जैव विविधता से संरक्षण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उनसे रूबरू हो जाएं। तो देखिए, जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जा सकता है। पहला हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको अंग्रेजी में इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, और दूसरा हो जाएगा वाह स्थानीय संरक्षण, जिसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ, हो सकता है परीक्षा में स्वस्थानीय की जगह पर अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया जाए। तो स्वस्थानीय संरक्षण को क्या कहा जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है और वाह स्थानीय को क्या कहा जाता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आप एक अमीर आदमी हैं, बहुत अमीर आदमी, और अगर आपकी जान को खतरा है और आपने पुलिस से संपर्क स्थापित किया और पुलिस ने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो पुलिस आपको घर पे सुरक्षा दे सकती है या फिर पुलिस आपको ले जाकर पुलिस हेडक्वार्टर में सुरक्षा दे पाए। तो अगर पुलिस आपको आपके घर पर ही सुरक्षा देती है, पुलिस ने आपके घर को चारों तरफ से बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया है, अब आपकी जान की खतरा कोई नहीं, कुल मिलाकर पुलिस घर पर अगर सुरक्षा दे तो वो क्या होगा? इन सीटू कंजर्वेशन। और पुलिस आपको उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दे और वहां पर आपकी सुरक्षा करे तो वो क्या कहलाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। देखिए, जो भी जीव जंतु होता है या पौधे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से किसी विशेष भूभाग में ही पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो वन राइनो है, वन हॉर्न राइनो है या एक सींग वाला गेंडा है, वो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, असम के क्षेत्रों में पाया जाता है और वह मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो इसी उदाहरण से समझिए कि देखिए, अगर एक सींग वाले गेंडे को उसके प्राकृतिक आवास जो कि पूर्वी हिमालय है या असम के आसपास के क्षेत्र है वहीं पर संरक्षित किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाएगा। और अगर एक सींग वाले गेंडे को उसका जो प्राकृतिक निवास स्थान है असम, उससे बाहर निकालकर, जैसे मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, जहाँ पर वह नहीं पाया जाता है वहाँ पर उसको संरक्षित किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? वाह स्थानीय संरक्षण कहा जाएगा। ठीक है, ये वाह स्थानीय संरक्षण कहा जाएगा। अब स्वस्थानीय, इन सीटू और एक्स सीटू भी कई प्रकार होते हैं, वो समझिए। स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है, वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, पवित्र उपवन एवं झीलें। देखिए,
इन तीनों के बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। पवित्र उपवन एवं झीलों के बारे में आप संक्षिप्त में समझें। देखिए, पवित्र उपवन क्या होते हैं? कई बार किसी विशेष जाति या समुदाय के लिए कोई जल स्रोत जैसे झरना हो जाएगा या तालाब हो जाएगा या कोई पेड़ हो जाएगा, बहुत ही पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, या झीलें जो भी जल क्षेत्र हैं वह आदरणीय होते हैं, तो सरकार उनको पवित्र उपवन एवं झीलों का दर्जा दे देती है और उनकी सुरक्षा की जाती है। उसके साथ ही समुदाय एवं संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, ये यहाँ पर क्षेत्र लिखा है, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व और प्रोटेक्टेड रिजर्व। इसको अंग्रेजी में कम्युनिटी रिजर्व के नाम से जाना जाता है और इसको प्रोटेक्टेड रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में भी क्या अंतर होता है वो समझिए। देखिए, अगर किसी भी वन क्षेत्र पर या अगर किसी भी वन क्षेत्र पर समुदाय का या समाज विशेष का अधिकार है तो उसको क्या कहा जाएगा? कम्युनिटी रिजर्व कहा जाएगा। और अगर उस वन क्षेत्र पर या उस भूभाग पर सरकार का अधिकार है या सरकार का नियंत्रण है तो उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर प्रोटेक्टेड रिजर्व कहा जाएगा। समझ में आया? अगर समाज का अधिकार है तो कम्युनिटी रिजर्व कहलाएगा और सरकार का नियंत्रण है तो प्रोटेक्टेड रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। और इसी प्रोटेक्टेड रिजर्व के तहत ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। तो इन सीटू कंजर्वेशन आपको समझ में आया? चलिए अब वह स्थानीय संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन में भी हम दो तरीके से वन्य प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा बीज बैंक। देखिए, कई पौधे होते हैं, कई पौधों के जो बीज होते हैं उन बीजों को सुरक्षित करके हम उनकी जाति को संरक्षित कर सकते हैं। या जो दूसरा हो जाएगा जीन बैंक हो जाएगा। तो कई पौधों एवं जंतुओं के जो जीन हैं उनको सुरक्षित रख के हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा निम्न तापीय संरक्षण। मैंने आपको साइंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में बताया था कि वह टेक्नोलॉजी जो अति निम्न ताप पर कार्य करती है उसको क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। वैसे ही अगर अति निम्न तापमान पर जीव जंतुओं को संरक्षण किया जा रहा है तो वह निम्न तापीय संरक्षण भी या क्रायोजेनिक कंजर्वेशन भी कहलाता है। तो क्रायोजेनिक कंजर्वेशन, राइट। तो बीज बैंक के माध्यम से, जीन बैंक के माध्यम से एवं निम्न तापीय संरक्षण या क्रायोजेनिक कंजर्वेशन के माध्यम से भी हम जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर वनस्पति उद्यान। ये प्राकृतिक रूप में आ जाएगा वनस्पति उद्यान, ठीक है। कई बार किसी शहर विशेष में, क्षेत्र विशेष को हम उद्यान का दर्जा दे देते हैं और वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति का संरक्षण करते हैं। वैसे वृक्ष उद्यान हो जाएगा, चिड़ियाघर हो जाएगा एवं जंतु उद्यान हो जाएगा। तो ये हो गया है यहाँ पर वह स्थानीय संरक्षण। परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो चिड़ियाघर है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जंतु विज्ञान किस प्रकार के जंतु उद्यान या चिड़ियाघर या वृक्ष उद्यान या वनस्पति उद्यान ये किस प्रकार के संरक्षण के तहत आते हैं। तो ये सभी बाह्य स्थान में आएंगे। बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर और जंतु उद्यान, ये सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। और वहीं नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, फिर पवित्र उपवन एवं झीलें, इसको अंग्रेजी में सेक्रेड ग्रोव्स एवं लेक्स या कम्युनिटी रिजर्व या प्रोटेक्टेड रिजर्व, ये सभी इन सीटू कंजर्वेशन के तहत आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको इनकी परिभाषाएं बता दी हैं। देखिए, हम इस लेक्चर में जितने भी संबंधित शब्द हैं उनको विधिवत समझेंगे, उनका कंसेप्ट समझेंगे ताकि आपको कम से कम चीज़ें रटनी पड़े। देखिए, कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बट ये नहीं कि आप सब कुछ रटते जा रहे हैं। जितना रटेंगे उतना ज़्यादा भूलने की संभावना
ज़्यादा होगी और जितना हम समझेंगे उतना भूलने की कम गुंजाइश होगी। तो जो भी कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं हम उनको अच्छे से समझते जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में अब जब हम पढ़ने बैठेंगे तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी हैं, अभयारण्य भी हैं, इनमें क्या अंतर होता है वो समझ में आ जाए तो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न भी हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो देखिए, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान हो या अभयारण्य हो या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, ये विशेष या मुख्य रूप से क्या होता है, एक वन क्षेत्र ही होता है। जैसे मैंने कह दिया कि ये एक पूरा का पूरा क्या है, वन क्षेत्र है, जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई जैसे ये जानवर भी है, ठीक है, क्या है आप अंदाजा लगाना, जैसे ये कोई जानवर है। अब अगर इस क्षेत्र में इन पेड़ों को काटा जा रहा है, इस जानवर को मारा जा रहा है, तो हो सकता है कि सरकार इनकी सुरक्षा के लिए इसे या इस वन क्षेत्र को कोई दर्जा दे दे। अब ये निर्धारण कैसे होगा कि इसको नेशनल पार्क कहें या अभयारण्य। देखिए, इन वनस्पति को या जो यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं, इन वनस्पति को जितना अधिक खतरा होगा उतनी अधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और जितना कम खतरा होगा उतनी कम स्तर की हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। यहीं से आप नेशनल पार्क, सेंचुरी एवं बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर समझ पाएंगे। देखिए, सबसे अधिक जो सुरक्षा दी जाती है वो किस में दी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में। उससे कम जो लेवल होता है सुरक्षा का वो अभयारण्य में, और सबसे कम जो सुरक्षा होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व में होती है। हालांकि इन तीनों में और भी अंतर होता है, वो भी समझेंगे। तो इनका जो मूल रीज़न है, अगर एक शब्द में कहना चाहें तो सुरक्षा के स्तर पर ही या सुरक्षा का जो स्तर होता है उसके आधार पर ही नेशनल पार्क, अभयारण्य एवं BSR में अंतर होता है। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, नेशनल पार्क किसे कहेंगे, ऐसा वन क्षेत्र जहां पर जीव जंतु एवं पौधों को संरक्षित किया जाता है तथा यहां सर्वोच्च स्तर की क्या होती है, सुरक्षा होती है। यहां पर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां केवल और केवल किसको छोड़कर, टूरिज्म को छोड़कर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होता है। जैसे नेशनल पार्क से वनोपज एकत्रित करना, ठीक है, जैसे हर्रा हो जाएगा, तेंदुपत्ता हो जाएगा, तो वनोपज एकत्रित करने पर प्रतिबंध होता है। जलाऊ लकड़ी एकत्रण पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। चारा एकत्रण पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। तो कुल मिलाकर नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि, चारा एकत्रण करना, वनोपज एकत्रित करना या फिर जलाऊ लकड़ी को एकत्रण करना, इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। तीसरा, देखिए, तो ये तो हो गया, ये वन क्षेत्र होता है, यहाँ पर सुरक्षा के स्तर सर्वोच्च होता है तथा मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है टूरिज्म को छोड़कर। अब इसका दर्जा कौन देता है या यह कौन दर्जा देगा कि ये नेशनल पार्क है। देखिए, नेशनल पार्क का दर्जा या जो राज्य सरकार होती है, ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही राज्य सरकार किसी भी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे सकती है। और केंद्र सरकार दे सकती है कि नहीं, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आप एक अंतर समझें, सामान्य स्थिति में राज्य सरकार दर्जा देती है, परंतु विशेष स्थिति में केंद्र सरकार भी किसी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे सकती है। और किस अधिनियम के तहत, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, राइट। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सामान्य स्थिति में राज्य सरकार और विशेष स्थिति में केंद्र सरकार किसी भी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे सकती है।
अगर एक बार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है तो क्या उसकी सीमा में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपनी मर्जी से राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। सीमा में परिवर्तन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी सिफारिश क्या है? आवश्यक होती है। और ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कुल मिलाकर ये कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दर्जा तो दे सकती है, परंतु अगर उसकी सीमा में परिवर्तन करना हुआ तो उसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की सिफारिश आवश्यक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राइट, तो ये नेशनल पार्क के बारे में हो गया। अब हम आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, ऐसा वन क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु एवं पौधों को संरक्षित किया जाता है उसे हम अभयारण्य कहेंगे। यहाँ पर जो सुरक्षा का स्तर होता है वो नेशनल पार्क की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसके साथ ही किसी भी वन क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा कौन दे सकती है? राज्य सरकार दे सकती है सामान्य स्थिति में, और विशेष स्थिति में कौन दे सकती है? केंद्र सरकार दे सकती है। अगर एक बार किसी वन क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा दे दिया तो उसकी सीमा में परिवर्तन के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, सब कुछ राष्ट्रीय उद्यान के समान है। अंतर केवल क्या है कि यहाँ पर जो सुरक्षा का स्तर है वो राष्ट्रीय उद्यान से कम होता है। यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ मानवीय गतिविधियां जैसे वनोपज का एकत्रण करना, चारा लाना या जलाऊ लकड़ी का एकत्रण करना या चारा एकत्रण, इन सब की क्या होती है? अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में इनकी अनुमति नहीं होती थी, यहाँ पर इनकी अनुमति होती है। राइट, चलिए एक और विशेष तथ्य देखिए जो कि IAS में भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी विशेष जीव जंतु के संरक्षण के लिए किसका गठन किया जाता है या किसका गठन किया जाता है, तो वो क्या है? सेंचुरी या अभयारण्य। जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया अभयारण्य भी है, खरमोर पक्षी अभयारण्य भी है, फिर घड़ियाल अभयारण्य भी है। तो अगर किसी विशेष जीव जंतु या किसी विशेष पौधे का संरक्षण किया जाए तो उसके लिए अभयारण्य का गठन किया जाता है। वहीं जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वह है संपूर्ण या जो पूरा का पूरा हैबिटेट होता है, ठीक है, उसकी स्थापना के लिए किसका गठन किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया जाता है। अगर हम पूरे हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है वह है जंतु तथा उसका प्रे का मतलब होता है जिस पर उसका जीवन आश्रित है या उसका भोजन। तो जब संपूर्ण हैबिटेट को सुरक्षित करने की बात की जाए तो वहाँ पर नेशनल पार्क होगा, और अगर किसी विशेष जंतु या पौधे को संरक्षित करने की बात हो तो वहाँ पर सेंचुरी का गठन किया जाएगा। राइट, अब हम हमारा जो तीसरा इसी से संबंधित है वो पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक विस्तृत वन क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतु पौधों के साथ साथ मानवीय या वहां पर रहने वाले आदिवासियों का भी संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर जीव जंतु पौधों के साथ साथ आदिवासियों का या मानव जाति को भी संरक्षित किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ जैसे चारा लाना, जलाऊ लकड़ी लाना, इसकी अनुमति तो होती है। इसके साथ साथ इसका यहाँ पर जो भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, अगर उनकी माइनिंग करना हो या यहाँ पर खेती करना हो, बागवानी करना हो, इन सभी की भी क्या होती है? अनुमति होती है। लेकिन एक बात आप विशेष रूप से याद रखें कि पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में यह क्रियाकलाप करना प्रतिबंधित होता है। केवल किन क्षेत्रों में वो समझिए। देखिए, जो
बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका जो जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको हम कहते हैं कोर एरिया। क्या कहते हैं? कोर एरिया। ध्यान रखना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कोर एरिया में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होता है। अब इस कोर एरिया के बाहर जो भाग होता है उसे कहा जाता है बफर एरिया। ठीक है। और देखिए, कोर एरिया में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होता है। बफर एरिया में E फॉर एजुकेशन, T फॉर टूरिज्म और R फॉर रिसर्च, इसके बफर क्षेत्र में शिक्षा की, फिर टूरिज्म तथा अनुसंधान की अनुमति होती है, राइट। और यहाँ पर भी हम किसी भी जो ह्यूमन हैबिटेट होता है उस पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर कोर एरिया में पूर्णतः प्रतिबंध, बफर एरिया में जो आदिवासी होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उनके रहने पर प्रतिबंध होता है, केवल एजुकेशन, टूरिज्म एवं रिसर्च की अनुमति होती है। अब इसके बाहर जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन एरिया। और ध्यान रखिए, यहाँ पर एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, रिसर्च हो और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भी क्या होती है? उनको रहने की भी यहाँ पर अनुमति होती है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एरिया में यहाँ पर सभी लोगों के रहने की अनुमति होती है। तो ये इन तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बारी बारी से मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं या मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और उन सब में उनके बाद में हम अभ्यारण्य पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला नेशनल पार्क कान्हा-किसली नेशनल पार्क। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं मैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कुल नेशनल पार्क हैं उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। तो टोटल नेशनल पार्क हो चुके हैं 12, जिसमें से 10 नेशनल पार्क की स्थापना हो चुकी है। वहीं 2 नेशनल पार्क अभी भी क्या है? प्रस्तावित हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्क की संख्या 12 है, 2 प्रस्तावित हैं, 10 की स्थापना हो चुकी है। और अब हम मध्य प्रदेश के पहले नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित है और यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए, मंडला जिले के आसपास यहाँ पर ब्रेडली प्रजाति के बारहसिंगा बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। जब उनकी संख्या में कमी आने लगी तो तत्कालीन गवर्नमेंट ने 1933 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया, राइट। तो यहाँ पर 1933 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ और स्वतंत्रता के बाद में इसे सबसे पहले किसका दर्जा दिया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। तो 1933 में अभ्यारण्य और 1955 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया और यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राइट। दूसरी चीज़, ये कहाँ पर है? मंडला में अवस्थित है। तीसरी चीज़, इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगली स्लाइड में लिखा होगा। चलिए, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 940 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
इसके साथ ही आप एक चीज़ भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी कहाँ पाई जाती है, यहीं पाई जाती है। इसका स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और यहाँ पर पाए जाने वाले जो बाघों की संख्या है, संभावना वह ज़्यादा होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसमें कोई विशेष जंतु ज़्यादा ही पाया जाएगा, केवल कॉमन सेंस की बात है जो कि कहीं कहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी जोड़ा गया है। ध्यान रखिए, पूरे भारतवर्ष में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से शुरू माना जाता है और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में जोड़ा गया या सम्मिलित किया गया वह भी कौन सा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंगा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो 12 सिंगा पाया जाता है या कृष्णमृग पाया जाता है, इसके साथ ही कौन सी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है। अगली चीज, यहाँ पर यूएसए की मदद से पार्क इंटरप्रिवेशन योजना चलाई जा रही है। क्या होता है इस योजना के तहत? देखिए, इस योजना के तहत जब कोई जीव जंतु घायल हो जाता है या उसकी जान खतरे में होती है तो जीव जंतुओं की जान बचाने का जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर जीव जंतुओं को बचाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एग्जाम्स में 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतुओं को बचाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन सा हो जाएगा? कान्हा किसली नेशनल पार्क। दूसरा, पार्क इंटरप्रिवेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, इसी में, और किस देश की मदद से, यूएसए की मदद से, राइट। इसके साथ ही सर्वाधिक बाघों की संख्या है, अभी बताया था मैंने आपको, राइट। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर नदी एवं हालोन नदी भी बहती हैं, ठीक है। वर्तमान समय में देखिए, पहले जो कुछ वर्षों तक पहले साधारण क्वेश्चन पूछे जाते थे, किसका क्षेत्रफल कितना है या कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। अब क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में से आ रहे हैं, जैसे जो है केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, या फिर बंजर नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो आप याद रखें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही बंजर नदी तथा हालोन नदी बहती है। अब नदी बहती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में हालोन घाटी, ठीक है, जब हालोन नदी बहती है तो हालोन घाटी, और बंजर नदी बहती है तो बंजर घाटी भी अवस्थित है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान की एक और विशेषता है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बमनी दादर एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्यास्त को देखा जाए तो वो बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। तो सबसे खूबसूरत सूर्यास्त पॉइंट जिसका नाम क्या है, बमनी दादर। दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सबसे खूबसूरत सूर्यास्त पॉइंट क्या हो जाएगा, बमनी दादर हो जाएगा, और वो कहाँ पर अवस्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए, इसके साथ ही अब आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का जो सूर्यास्त पॉइंट तो यहाँ हो गया, सूर्य उदय, मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान जहाँ से सूर्योदय सबसे खूबसूरत दिखाई देता है, वो क्या है पता है आपको, वो है धूपगढ़ की चोटी, राइट। और सूर्यास्त पॉइंट के लिए बमनी दादर प्रसिद्ध है। इसके साथ ही एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, राइट। देखिए, वर्तमान समय में जीव जंतुओं को बचाने के लिए, उसकी जागरूकता के लिए पूरी दुनिया में जो भी आयोजन होते हैं उन आयोजनों में विशेषकर एक शुभंकर या मैस्कट जारी किया जाता है ताकि लोग उस मैस्कट के बारे में समझें एवं उसको
संरक्षित करने का प्रयास करें। तो अभी तक भारत में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान ऐसा नहीं था जिसका मैस्कट जारी हुआ हो। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना आधिकारिक मैस्कट जारी किया। तो दो चीजें याद रखनी है, उस मैस्कट का नाम क्या है और वह कौन सा जीव है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने मैस्कट जारी किया कान्हा-किसली, फिर वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भूर सिंह। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने जो मैस्कट जारी किया उसका नाम क्या है, भूर सिंह है, और जो कि एक क्या है, बारहसिंगा है। राइट, ये तीन चीजें याद रखनी है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने मैस्कट जारी किया, दूसरा मैस्कट का नाम क्या है या शुभंकर का नाम क्या है, वीर सिंह, और वो क्या है, एक बारहसिंगा है। राइट, चलिए, तो ये हमने यहाँ पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही इसकी अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी हम बात करते हैं, अन्य विशेषताएं, सॉरी। देखिए, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, मंडला जिले में है। सॉरी, जो कान्हा-किसली है वो मंडला जिले में है, और बांधवगढ़ कहाँ पर है, उमरिया जिले में है। अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाना चाहूँ तो ये दक्षिण का मैप है, आप ध्यान रखें। राइट, यहाँ पर जो एरिया है ये एरिया क्या हो जाएगा, कान्हा-किसली का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांधवगढ़। राइट, यहाँ पर सीधी, सिंगरौली, ये अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट। राइट, तो यहाँ पर ये मंडला में क्या हो जाएगा, ये कान्हा-किसली, और ऊपर बांधवगढ़ जो कि कहाँ पर है, उमरिया में है। अगर हम इन दोनों को आपस में सड़क के माध्यम से जोड़ दें तो स्वाभाविक सी बात है, जो टूरिस्ट कान्हा-किसली में आए हैं वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, बांधवगढ़ जाना पसंद करेंगे। तो वर्तमान समय में इन दोनों को सड़क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इस परियोजना का नाम क्या है, जंगल गलियारा परियोजना। राइट, तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को सड़क परियोजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, जंगल गलियारा परियोजना कहा जाता है। एक चीज और, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो जंगल सराय योजना है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो जो जंगल सराय योजना है वह भी कहाँ पर है, यहीं पर है। देखिए, जो सड़क है, अब जैसे मैंने कहा कि कोई टूरिस्ट आया, उसने दिन भर यहाँ पर बढ़िया एंजॉय किया। राइट, अब स्वाभाविक सी बात है, घूमेगा तो थकेगा ही सही। अब थकेगा तो उसको सोने के लिए व्यवस्था भी चाहिए। अब वो अगर सीधा जैसे बांधवगढ़ जा रहा है, अगर हम बीच में क्या कर दें, रेस्ट हाउस बना दें, ठीक है, सराय का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट हाउस। तो सरकार जो बीच बीच में रेस्ट हाउस भी बना रही है ताकि जो भी टूरिस्ट हैं वो रेस्ट करें और अगले दिन बांधवगढ़ घूमने को जाएं। तो ये दोनों परियोजनाएं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, जंगल गलियारा परियोजना, और जंगल सराय परियोजना, ये दोनों किससे संबंधित हैं, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। राइट, इसके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण की व्यवस्था भी कहाँ पर है, कान्हा-किसली में है। ठीक है, फिर यहाँ पर यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कार्यरत हवाई पट्टी है। हवाई पट्टी का मतलब है कि जहाँ पर छोटे विमानों को उतारा जा सके। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें कार्यरत हवाई पट्टी है वह कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी जो अंतिम विशेषता है, देखिए, बैगा जनजाति मंडला, जबलपुर, इन क्षेत्रों में विशेषता पाई जाती है, और सरकार ने महिला जाति, जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए उनको गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। और उसी प्रयास की वजह से वर्तमान समय में जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं वह इस राष्ट्रीय उद्यान में गाइड, टूरिस्ट गाइड के रूप में कार्य करेंगी। राइट, तो ये इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं। ठीक है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों से आपको रूबरू करा दिया है। आप इनको रिवाइज करें ताकि अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसको एग्जाम्स में या उसका एग्जाम में उत्तर दे सकें। राइट,
चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसका नाम क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। राइट, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में अवस्थित है। राइट, इसके साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। राइट, तीसरी चीज यह दो बातों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राइट, एक तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक बाघ है। देखिए कुछ समय तक पहले भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ घनत्व था वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही था, परंतु हाल ही के वर्षों में जो डेंसिटी है वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वहाँ पर ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पर 11 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, और इनके आंकड़े हर वर्ष परिवर्तित भी होते रहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बस केवल ये अंतर करा रहा हूँ कि अगर भारत की पूछें कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाई जाती है, और अगर पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पाई जाती है तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो बाघ घनत्व है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राइट, और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। राइट, तो यह पूरे भारतवर्ष में तथा मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघों के लिए पाया जाता है। राइट, अब देखिए एग्जाम्स में हो सकता है क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। ठीक है, जैसे एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड था, बघेलखंड था, फिर मालवा का पठार था। तो स्वाभाविक सी बात है जो उमरिया का क्षेत्र है, रीवा उमरिया का क्षेत्र है, यह सफ़ेद बाघों के लिए पाया जाता है और यह बघेलखंड क्षेत्र के तहत ही आता है। राइट, तो यह सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इसकी एक खास बात भी यह है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके चारों ओर क्या है, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इन पहाड़ियों की संख्या कितनी है, लगभग 32 है। ठीक है, तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राइट, इसके साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान की जो प्रमुख नदी है उसका नाम क्या हो जाएगा, चरणगंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसकी प्रमुख नदी, चरणगंगा नदी हो जाएगा, और इसके साथ ही यह टाइगर प्रोजेक्ट में भी सम्मिलित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये उमरिया जिले में अवस्थित है, 1968 में इसकी स्थापना हुई। राइट, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व पाया जाता है मध्य प्रदेश में, सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, और इसकी प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, चरणगंगा नदी हो जाएगी, और टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। राइट, अब इसके बाद में जो बाकी के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम इतने ही विस्तार के साथ में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करें। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।